अगर आप किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप लोअर पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, लोअर पीसीएस, या फिर आप तैयारी कर रहे हैं सीजीएल, या फिर आप तैयारी कर रहे हैं कुछ भी एसएससी से रिलेटेड कोई भी आएगा, ठीक है, चाहे आप बात करें स्टेट लेवल, ठीक है, कहीं भी अगर आपका टॉपिक है पॉलिटी, ठीक है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं आज से आपको पीवाईक्यूज़ करवाऊँगा, ठीक है, और बहुत सारे पीवाईक्यू कराऊँगा। हमारा जो मेन मोटिव रहेगा वो ये रहेगा, ठीक है, मैं कोशिश करूँगा कि मैं आंसर्स तो बताऊँ, साथ में ये भी बताऊँ कि बाकी आंसर्स के रीज़न क्या हैं और बाकी से आप क्या सीख सकते हैं, क्या आपको नया मिल सकता है। बहुत सारी चीज़ें मैं बताऊँगा, बिलीव मी, बहुत बढ़िया होने वाला है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। मैं आपको कुछ टाइम दूंगा इसको सॉल्व करने का, और उसके बाद मैं अपने नोट्स ओपन अप करूँगा, देन उन नोट्स में से एक्सट्रैक्ट करके उन चीज़ों को समझाऊँगा, ठीक है। तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, आप अपना टाइम दो एंड आई कैन अश्योर यू विल नॉट बी डिसअपॉइंटेड। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइज द मोस्ट प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस इन फ्रेमिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने में सबसे ज़्यादा जो इन्फ्लुएंस रहा है वो किस कॉन्स्टिट्यूशन के रहा है? क्या वो ब्रिटिश है, क्या वो यूएस है, क्या वो आयरिश है, क्या वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है? आप सोचो, मैं समझाता हूँ। आई विल गिव यू 10 सेकेंड्स, लेट्स स्टार्ट इट। चलिए मैं बताता हूँ। अभी क्या है कि यहाँ को चलते हैं। इसका आंसर, इसका जो सही आंसर है, इसका सही आंसर है डी, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अब थोड़ा सा इनके बारे में जान लेते हैं, ठीक है। तो ये ले लेते हैं हम ऐसे करके। यहाँ पर सबसे पहले जानते हैं, हमारा पहला ऑप्शन था ब्रिटिश, ठीक है, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, यानी अगर मैं ब्रिटिश में चलूँ तो ब्रिटेन जा सकता हूँ क्या मैं, ठीक है, ब्रिटेन। ब्रिटेन के पास अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। क्या है? अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन हमारे इंडिया का रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, तो ब्रिटेन के पास ये रहा। और ब्रिटेन से हमें क्या मिलता है? पहला मिलता है, बी के बाद आता है सी, यानी सिटीजनशिप। जो सिंगल सिटीजनशिप जो आई है वो कहाँ से आई है? हमने ब्रिटेन से ही सीखी है, ठीक है। अब पी, ठीक है, पी से पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ये भी ब्रिटेन से ली गई है, ठीक है। यानी प्रोविज़न जो कि बाइकैमरलिज्म का है ना, राज्यसभा और लोकसभा का, ये कहाँ से लिया गया है? राज्यसभा और लोकसभा, ये कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन से लिया गया। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। और वैसे बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि मैं तुम्हें और बताता हूँ, ठीक है, देख लो। हमें रूल ऑफ लॉ, अगर कोई बोले रूल ऑफ लॉ भी ब्रिटेन से लिया गया है, ठीक है। और रिट्स के बारे में बात करते हैं, जो जुडिशियल रिट्स हैं ये भी ब्रिटेन से ली गई है। क्या आप मुझे बता सकते हैं? चलो मैं बता देता हूँ कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जो रिट्स होती हैं, ठीक है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जो होती है वो रिट्स होती है। हाई कोर्ट किस आर्टिकल के अंदर रिट जारी करता है? आर्टिकल नंबर 32। गलत जवाब। आर्टिकल नंबर 32 जो है वो सुप्रीम कोर्ट की पावर है, और हाई कोर्ट की जो पावर है वो है 226। आर्टिकल नंबर 32 किसकी है? सुप्रीम कोर्ट की। तो सुप्रीम कोर्ट अगर कोई रिट जारी करता है, 5 टाइप्स ऑफ रिट्स होती है हमारी। देखो, रिवीजन भी होगा हमारा, सारे क्वेश्चंस भी होंगे, और बहुत सारी चीज़ सीखने को मिलेगा। एक ही लेक्चर से आपका टोटल रिवीजन हो जाएगा। 2x में करो, जिसने पढ़ा हुआ है, जिसने नहीं पढ़ा हुआ है वो सीखो। यहाँ पर क्या है? हैबियस कॉर्पस, ब्रिंग द बॉडी, ठीक है, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्टियोरी, ठीक है, और क्वे वारंटो, ये 5 होती है हमारी। अब इनमें से कोई आपसे पूछा जाए, ठीक है, मैं पूरा एक्सप्लेन नहीं कर सकता, ठीक है, अगर वो टॉपिक पे आएगा तो मैं समझाऊंगा। अगर तुम्हें किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम हो, यू कैन कमेंट योर टॉपिक, आई विल एक्सप्लेन द टॉपिक फॉर यू, ठीक है। हाँ, अच्छा देखो, अगला आता है यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। यूएस कॉन्स्टिट्यूशन यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। इस कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में भी क्या हमें पता है कुछ? हाँ, हमें बहुत कुछ पता है, अब मुझे तो पता है, ठीक है। तो तुम्हारा जो यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन है, इससे आप प्रेमबल ले गए। किससे? यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से आप प्रेमबल लाए हैं, फंडामेंटल राइट्स लेकर आए हैं। कंफ्यूज मत हो ना, फंडामेंटल राइट भी यूएस से आया हुआ है, ठीक है। और मैं तुम्हें बताऊँ, यूएस अगर बोलो, ब्रिटेन, जैसे कि प्रेसिडेंट की पोस्ट, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट,
इम्पीचमेंट, चलो इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट लेके चलते हैं और इम्पीचमेंट लेके चलते हैं। इम्पीचमेंट ये भी कहाँ से आया हुआ है, यहीं से आया हुआ है। इम्पीचमेंट कौन सा आर्टिकल है इम्पीचमेंट का, आर्टिकल नंबर 61 पता होना चाहिए, ठीक है। और लेके चलते हैं जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू भी कहाँ से आया हुआ है, यहीं से आया हुआ है, ठीक है। चाहे तो जुडिशियल रिव्यू आया तो जुडिशरी की क्या होगी, सुप्रीमेसी होगी, ये भी क्या हुआ से यहाँ से आया हुआ है। थर्ड बात करते हैं आयरिश का कॉन्स्टिट्यूशन। आयरिश बोले तो आयरलैंड, ठीक है। आयरलैंड से क्या हुआ है, इंपॉर्टेंट है, आयरलैंड से आया हुआ है DPSP। ये क्वेश्चन में कई बार आ चुका है कि DPSP कहाँ से आया हुआ है, आयरलैंड से आया हुआ है, ठीक है, ध्यान रखना। प्रेसिडेंट, इलेक्शन ऑफ अ प्रेसिडेंट तो है, पर प्रोसेस यहाँ पर बात की गई है, ये ज़्यादा वो हो जाएगा, ठीक है, काफ़ी है। नेक्स्ट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। क्या मुझे इसको भी समझाना है, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, क्या मैं तुम्हें ये भी बताऊं? चलो कुछ कुछ बातें हैं जो मैं नॉर्मली बता देता हूँ, ठीक है, समझ लेना, ठीक है। अब इसको माइंड मत करके चलना कि बहुत ज़्यादा हो जाएगा, बट ठीक है, मैं थोड़ी थोड़ी बात बताता हूँ, ठीक है। अगर कुछ चीज़ अजीब लगे तो लेट मी नो इन द कमेंट्स, ठीक है। 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ठीक है, कहते हैं कि 70% हमारा आर्टिकल का यहीं से आया हुआ है। बस याद रखना, इसमें एक चीज़ नहीं आई है, वो क्या है, फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट इस समय पर नहीं थे, तो इसमें फंडामेंटल राइट बिल्कुल नहीं थे। अब देखो हमारी डायरकी थी, डायरकी जो थी उसको हटा के सिर्फ सेंट्रल में लगाना हमें, तो ये आर्टिकल ये 1935 के एक्ट में हुआ। 1937 में फेडरल कोड बना, फेडरल कोड कहाँ पर, दिल्ली में बनाया गया, ठीक है, ओके। पावर वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया, और इस डिस्ट्रीब्यूशन में हमारी कुछ लिस्ट बनी, जैसे कि आज हमें पता है यूनियन लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन ओनली यूनियन, प्रोविंस ओनली प्रोविंस, कॉन्करेंट बोथ, पर उसमें यूनियन गिरेगा। तो देखा जाए, सोचने की बात है कि अगर कोई चीज़ प्रोविंस है और यूनियन चाहता है कि उसमें मैं करूं, तो उसको कॉन्करेंट पे डाल देगा। 5 चेंज हुई हैं, ठीक है, जो कॉन्करेंट में गई हैं, ठीक है, और उसके बाद कुछ नहीं, उसके बाद क्या, उस पर यूनियन हावी हो जाएगा, तो यूनियन कर सकता है। 1935 में 1 अप्रैल एक और अच्छा काम हुआ। 1 अप्रैल 1935 was the day when RBI was established, ठीक है, yes and for your information I'll tell you 1937 the Burma was separated, ठीक है। तो we got our first question is done, ठीक है। आई नो आई टुक अ लॉट ऑफ टाइम, पर धीरे धीरे जब आगे हम क्वेश्चन बढ़ेंगे ना, तो वो क्वेश्चंस हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके होंगे, आई कैन अश्योर यू। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट अटेम्प्ट टू इंट्रोड्यूस अ रिप्रेजेंटेटिव एंड पॉपुलर एलिमेंट इन द गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया वॉज मेड थ्रू, रिप्रेजेंटेशन की बात चल रहा है, ठीक है। वो कौन सा एक्ट था, तो देखो 1919 तो बहुत पुराना एक्ट हो गया, 1909 भी पुराना एक्ट हो गया, यानी इन दोनों में से कोई आंसर हो सकता है, ठीक है। तो इसका आंसर है द इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। बट इसके लिए अब मुझे ये पता होना चाहिए कि काउंसिल एक्ट क्या है। सबसे पहले रिप्रेजेंटेशन 61 में क्यों दिया, 61 का एक्ट एक्चुअली था क्या, 1919 का तो एक्ट ही नहीं दिया उन्होंने यहाँ पर। 1858 के बाद क्राउन रूल आ गया था, तो जाहिर सी बात है क्राउन रूल से शुरू करते हैं। 1857 की क्रांति के बाद, 1857 की क्रांति के बाद ये युग आया जहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली को हटा देकर क्राउन रूल को लगा दिया गया। तो चलिए बात करते हैं, सॉरी, ठीक है, आई नो थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, बट या दिस इज़ मोर देन इनफ। अभी क्या है कि क्या था, यस 1858 द क्राउन वॉल रूल वॉज एस्टैब्लिश एंड आवर फर्स्ट 1857 में ही हो गया था, पर 1858 कहते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया पहला, सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया। यहाँ पर क्या होगा, प्रोक्लेमेशन हो गया, प्रोक्लेमेशन हो गया किसका, क्वीन विक्टोरिया का, ठीक है। कंपनी रूल को अबॉलिश कर दिया, 1958 ही रहेगा, ठीक है। अभी क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक नई पोस्ट आ गई, जिस पोस्ट का नाम था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट,
कहाँ का? इंडिया की। ठीक है, अभी क्या हुआ, इसी में काउंसिल ऑफ इंडिया बने, जिसमें 8 ब्रिटिश क्राउन के थे और 7 ब्रिटिश पार्लियामेंट के थे, छोड़ दो 15 मेंबर आ गए। सैलरी जो और अलाउंस जो थी वो इंडियन रेवेन्यू से दी जाएंगी। ठीक है, अभी यहाँ पर जो गवर्नर जनरल हुआ करता था, गवर्नर जनरल, वो क्या बन गया? वो वाइसरॉय बन गया। और पहला वाइसरॉय कौन था बताओ? लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर दोनों को उड़ा दिया गया। और सबको पता है कि 1 नवंबर 1858 को मिंटो पार्क इलाहाबाद में लॉर्ड कैनिंग ने ये 1858 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को पढ़ा और सुनाया लोगों को कि आज से मेरी सारी गलियां तेरी हो गई। जैसे इमेजिन करो 1858 को ग्रीन पार्क में लॉर्ड कैनिंग ऐसे गाना गा रहा है। चलो आगे बात करते हैं 1861। ठीक है, 1861 पे बात करते हैं। अभी जैसे ही आया तो हुआ क्या कि यहाँ पर उन्होंने कहा भैया कुछ तो करो 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 कुछ तो करो। तो वाइसरॉय जो था, वाइसरॉय, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। पहले एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव दोनों के दोनों एक ही के हाथ में था, पर अभी यहाँ पर पावर बढ़ चुकी है, यानी ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल होगा यहाँ पर वाइसरॉय की, और दूसरी होगी लेजिस्लेटिव काउंसिल, यानी एक जो लॉ को लगाएगी, एक जो लॉ को बनाएगी। एग्जीक्यूटिव काउंसिल में 5 मेंबर और इसमें 6 मेंबर, मैक्सिमम से मैक्सिमम 12 मेंबर आ सकते हैं, और ये 2 साल के लिए नॉमिनेट किए जाएंगे। यहीं पर भारत के 3 राजा, पहला पटियाला किंग, पटियाला पैग लगा के किंग, दूसरा बनारस किंग, तीसरा ग्वालियर किंग, ये तीनों के तीनों को सबसे पहली बार हमें इस लेजिस्लेटिव काउंसिल में क्या मिला? भाग लेने का मौका मिला। ठीक है, 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने इंडियन डिपार्टमेंट, यानी फादर ऑफ इंडियन डिपार्टमेंट कौन है? लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, 1861 में तो वाइसरॉय के पास एक पावर आ गई। कौन सी पावर आ गई? अब ऑर्डिनेंस पावर आ गई। ऐसे क्या हमारे पास ऑर्डिनेंस पावर अभी भी है भारत में? हाँ, हमारे पास प्रेसिडेंट के पास भी ऑर्डिनेंस पावर है और गवर्नर के पास भी वो पावर है। कौन सी? ऑर्डिनेंस पावर। प्रेसिडेंट के पास जो ऑर्डिनेंस पावर है वो आर्टिकल नंबर 123 में है, और गवर्नमेंट के साथ जो है, गवर्नर के पास है वो 213 में। आसपास ये दोनों के दोनों। ठीक है, 1862 में ही, अब बता ही रहा हूँ तो पूरा बताता हूँ, 1862 में ही हमारे 3 हाई कोर्ट गया, कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे। ठीक है, अभी यहाँ तक तो निपट गया, बट अभी भी 92 अभी तक आया नहीं, क्योंकि हमारा आर्टिकल अगला 1861 है, हो गया। इकसठ में रिप्रेजेंटेशन करवाया था ना वाइसरॉय के एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव काउंसिल में। ठीक है, और इंडियन काउंसिल 1892 में इतना सारा काम करवा दिया। अभी 92 नहीं है, अभी तो 61 ही चल रहा है ना, 92 तो भी आया नहीं है, क्या कर रहा हूँ। 61 से 92 के बीच में एक और बहुत बड़ा काम हुआ, जिस बहुत बड़े काम को बोला जाता है क्या नाम है इनका यार, ब्रिटिशर्स की हार का ऐलान। ठीक है, कैसे? तो 1885 में क्या बना? कांग्रेस बाय ए.ओ. ह्यूम। और जैसे ए.ओ. ह्यूम बना, बस पहला सेशन कर दिया उन्होंने बॉम्बे में। कब? 28 दिसंबर 1885। पहले प्रेसिडेंट डब्ल्यू.सी. बैनर्जी, खत्म। और इंडियन नेशनल जो जोड़ा था, इंडियन नेशनल कांग्रेस में जो जोड़ा था, वो दादा भाई नारोजी ने जोड़ा था। ठीक है, अभी हमारा ये तो हो गया, यानी यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन के बारे में तो पता लग गया, बट क्या हम ये जानते हैं कि हमारा जो 1892 का एक्ट है, ये भी एक इंडियन काउंसिल एक्ट है, और ये जो था ये वर्ड लेकर आया इलेक्शन। अब यहाँ पर एक नया वर्ड जो आ गया
92 में इलेक्शन, यानी पहली टाइम इंडिया गॉट द राइट टू नॉट ओनली डिबेट बट राइट टू वोट ऑन बजट। अब 1892 से अगला वाला होने वाला है 1909 में, तो बीच में आएगा 1905। 1905 में यहाँ पर हुआ बहुत बड़ा काम, इसको बोलते हैं पार्टीशन ऑफ बंगाल। क्या हुआ? पार्टीशन ऑफ बंगाल। और वही 1906 में मुस्लिम लीग ने जन्म लिया। सलीमुल्लाह खान और आगा खान, ये दोनों के दोनों यहाँ पर निपटते हैं। हाँ मैन, अभी मेरा 1909 का एक्ट बचा हुआ है, काफ़ी इजी। 1909 का एक्ट, 1909 के एक्ट को बोला जाता है मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म एक्ट। ठीक है, इसी एक्ट को बोला जाता है मॉर्लेमेंटो। आओ इसको देखते हैं। आई होप ये दिख रहा हो। बात आती है मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म एक्ट 1909। इस मॉर्लेमेंटो में ध्यान से सुनना, गांधी ने इसे सबसे गंदा कहा। ठीक है, मुस्लिम ने यहाँ पर सेपरेट इलेक्टोरेट मांगा और उन्होंने मिल भी किया, यानी सेपरेट इलेक्टोरेट। इससे पहले वाला जो था, हमें इलेक्शन करने की सिर्फ आज़ादी दी थी। अब इन्होंने कहा भाई आज़ादी दी है तो निकाल दो। ठीक है, मेंबर्स बढ़ा दिए गए लेजिस्लेटिव काउंसिल में, 1 वोट फॉर मुस्लिम एंड फॉर एक किसी के लिए भी कर दो। सिंपल सी बात है। बस एक ही इंपॉर्टेंट रहता है, सेपरेट इलेक्टोरेट। ठीक है, तो ये इसकी मांग की थी और ये दिया गया। फिर अगला आया 1919 का मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड। इसका ये था कि आप एक्सटेंड करेंगे प्रोविंशियल गवर्नमेंट को। डायर की जो प्रोविंस में थी, कब थी? 1919 से 1935 तक, याद है ना, डायर की लागू हुई द्वैत शासन। कहते हैं कि ये सबसे बड़ा चोरी हुई, सबसे ज़्यादा चोरी, हमारी आधी चिड़िया सोने की यहीं से मारी गई। ठीक है, और याद ना 1928 को साइमन कमीशन भारत में आया, 1927 को बना था। ठीक है, इसमें 7 मेंबर थे। लाहौर में लाला लाजपत राय की डेथ हो गई, लेफ्टिनेंट स्कॉट को मार दिया। ठीक है, लेफ्टिनेंट था वो, और बर्कनहेड सेक्रेटरी था। उसके बाद मोतीलाल नेहरू जी ने कहा कि सर हमें स्वराज दो, तो उसने चैलेंज किया, कैसे करोगे, तुम लायक हो कि नहीं, इसे करके दिखाओ। फिर 1928 में नेहरू ने रिपोर्ट दी। और यही रिपोर्ट आगे जाके हालत ख़राब कर गई इन सब की। सब ने साइन किया, मोहम्मद अली जिन्ना ने साइन नहीं किया। इसी चक्कर में नहीं बन पाया। फिर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई 1930, 31, 32 में, 30, 31, 32 में डिस्कस करने वाले थे। तो पहले में तो कोई भी कांग्रेस का नहीं किया, दूसरे में गांधी जी गए, क्योंकि गांधी इम्पैक्ट था, तो उन्होंने बोला कांग्रेस भी जाएगी। और कराची सेशन जो था कांग्रेस का 1931 का, यहाँ पर कांग्रेस ने फंडामेंटल राइट्स की डिमांड की थी, और प्रेसिडेंट कौन थे? वल्लभ भाई पटेल थे इस समय पे। तो ये हो गया सेकंड क्वेश्चन। आई होप मैंने तुम्हें सारी चीज़ें बता दी हैं। ठीक है, ये और ये एक बार दोबारा करना, तुम्हें पक्का समझ में आएगा। अभी 2 क्वेश्चन करने में हमें 19 मिनट्स लग गए, तो क्या लगता है 27 क्वेश्चन करने में कितना टाइम लगेगा? लेट्स सी ब्रो। और हम रिवीजन ऐसा कर रहे हैं ना कि अगर ऐसा क्वेश्चन दोबारा कहीं से भी आता है घूम घाम के, विल डेफिनेटली बी एबल टू गिव द आंसर्स। मैं बीच बीच में चीज़ें पूछता रहूँगा कि कौन सी चीज़ कब हुई थी, अच्छा बताओ ये कब हुआ था, ये कब हुआ था, तो उसका आंसर मुझे दे देना है। ठीक, लास्ट में हम परमार के नोट्स देखेंगे और देखेंगे कि कोई चीज़ मिस तो नहीं हो गया। ठीक है, तो चलिए थर्ड क्वेश्चन में चलते। सो अभी हम बात करेंगे अपना सेकंड की बात होती है ना, हाँ ठीक है, थर्ड की बात मत करें। ठीक है, आंसर कौन सा था, किस एक्ट के थ्रू हमारा जो
कम्युनल इलेक्टोरेट के बारे में बात हुई थी, अभी हमने बात किया इसके पर, ठीक है। जिसमें किस पे बात किया, देखो 1861 में बात हुई थी किसके बारे में, ह्यूमन रिप्रेजेंटेटिव आ गया था, सॉरी ह्यूमन जो कह रहा हूँ, इंडियन रिप्रेजेंटेटिव आ गया था, ठीक है। 1892 में, 92 के आसपास क्या चल रहा है, 1892 में, 1919 वाला तो भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 1892 में क्या चल रहा है, इसमें इलेक्शन इंट्रोड्यूस हुआ है अभी, ठीक है। अगर इलेक्शन इंट्रोड्यूस हुआ तो कम्युनल के बारे में बात इसमें नहीं चलेगी। 1919 का जो एक्ट है, 19 का 19 जो एक्ट है, उसी में कम्युनल इलेक्टोरेट्स के बारे में आ गया था, कम्युनल इलेक्टोरेट्स के बारे में नहीं पाया था ना, 1909 वाला, 1919 नहीं कह रहा हूँ, 1909 कह रहा हूँ, ठीक है। 1909 में या सेपरेट इलेक्टोरेट्स मुस्लिम ने मांग की थी। और देखो अब ये क्वेश्चन कितना इजी हो गया। 1935 का एक्ट तो तुम्हें पता ही है, अभी हमने थोड़ी देर पहले 1935 का एक्ट किया था। अगर तुमने 1935 का एक्ट लिखा है तो बहुत अच्छी बात है। अगर तुमने 1935 का एक लिखा ही नहीं है कि डायरेक्टली रिमूव हो गई, सुप्रीम कोर्ट को कलकत्ता से दिल्ली ला गए, ये तुमने बताया नहीं था। 1937 में फेडरल यूनियन फेडर आ गया, 3 लिस्ट आ गई, RBI इस्टेब्लिश हो गया, ठीक है। लेजिस्लेशन लगी, बर्मा 1937 में अलग हो गया। तो ये तुम्हारा प्रॉब्लम, ठीक है। क्या किसी को यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है? नहीं है, बहुत ईजी था। चलो आ जाओ फोर्थ वाले क्वेश्चन में आ जाओ। ये क्वेश्चन NDA का है, ठीक है। अभी देखते हैं। अभी देखो, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1358 ट्रांसफर द गवर्नेंस ऑफ इंडिया फ्रॉम ईस्ट इंडिया कंपनी टू क्राउन, करेक्ट, ठीक है। द ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज अनविलिंग टू एडमिनिस्ट्रेट इंडिया एनी मोर, ये गलत जवाब है। उनसे ज़बरदस्ती लिया गया था, फिर उनके पहले उनका ट्रेड चला, चाइना जैसा ट्रेड हटा दिया, धीरे धीरे करके उनको हटा ही दिया था। तो ये गलत है, ये सही है, तो आंसर इज सी, ठीक है। खत्म क्वेश्चन था, ऐसे ही होंगे सारे क्वेश्चन खत्म, देखते जाओ तुम। बाय वर्च्यू ऑफ विच एक्ट डायरेक्टली वॉज इंट्रोड्यूस इन इंडिया, देखो मैंने बोला था 1919 से 1935 तक है, हाँ है ना, ये बोला था नहीं बोला था। अब मुझे बताओ कौन सा एक्ट जो होगा वो डायरेक्टली, अरे 1919 का होगा ना भाई, अभी तो समझाया था 1919 से एक्ट में। चलो मैं तुम्हें ये भी बताता हूँ कि 1919 को एक्ट होगा क्या। 1919 के एक्ट में इलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट हो गए थे, ठीक है। डायरेक्ट इलेक्शन स्टार्ट हो गए थे, इलेक्शन प्रोसेस नहीं, डायरेक्ट इलेक्शन, क्योंकि इलेक्शन की मांग ही 1909 में कर दी थी कम्युनल के बारे में। डायरेक्ट इलेक्शन 1919 में आ गए थे, ठीक है। अभी देखो यहाँ पर 1909 में, अगर देखो 1909 में तुम्हारा कम्युनल के बारे में आ गया था कि सेपरेट इलेक्टोरेट्स चाहिए, सेपरेट इलेक्शन चाहिए, इलेक्टोरेट्स जो भी चाहिए। 1919 में हमारा डायरेक्ट इलेक्शन आ गया था, ठीक है। तो 1919 से पहले की बात करते हैं तो 1909 से पहले 1892 में इन्होंने इलेक्शन वर्ड को इंट्रोड्यूस कर दिया था, यानी हमारे में इलेक्शन प्रोसेस को क्या अडॉप्ट किया गया। आपके लिए क्वेश्चन है, देखो और तुम इसको देख रहे हो तो आंसर्स करना कंपलसरी है, इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है। अब मुझे मोटिवेशन तुम दो ना, तुम क्या ही मुझे मोटिवेशन दोगे, बट फिर भी, ठीक है। इफ़ यू रियली फील कि हाँ यू आर गेटिंग अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस एंड एवरीथिंग, देन कमेंट करो कि मेरा क्वेश्चन कमेंट ये करना है तुम्हें कि इलेक्शन जो प्रोसेस है, प्रेसिडेंट के इलेक्शन, ये किस कंट्री से, कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। चलिए देखते हैं इसका आंसर कौन मुझे बताता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। The instrument of instructions contained in the Government of India 1935 has been incorporated in the Constitution of India in the year 1950 as, जो, ठीक है ना। देखो इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस के बारे में बात हुई है, ठीक है। इंस्ट्रक्शंस किस में देंगे, क्या फंडामेंटल ड्यूटीज़, एमरजेंसी प्रोविजंस, ये प्रोविजंस है, ये इंस्ट्रक्शंस नहीं है। फंडामेंटल राइट तो आया ही नहीं था 1935 के एक्ट में, फंडामेंटल राइट था ही नहीं, 35 ही है ना, ठीक है। क्या बचता है, फंडामेंटल ड्यूटी बचता है और डायरेक्टिव प्रिंसिपल बचता है। आंसर है डायरेक्टिव प्रिंसिपल के बारे में। डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो था स्टेट पॉलिसी का, 1950 के हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में DPSPs थे, ठीक है। चलो आगे चलते। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वॉज बेस्ड ऑन, किस पे बेस्ड था, अच्छा क्वेश्चन, किस पे बेस्ड था, फेडरेशन पार्लियामेंट्री सिस्टम, सक्सेशन ऑफ ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस, प्रिंसिपल ऑफ सक्सेशन ऑफ, नहीं ये तो नाम सुन के ही गलत लग रहा है, ठीक है। एक्सेप्टेंस ऑफ आइडिया ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली टू ड्राफ्ट अ कॉन्स्टिट्यूशन, क्या 1935 में, नहीं तो 1935 में इतनी जल्दी इसमें से सक्सेशन किया तो बात तो सही गई, पर अगर मैं बोलूँ कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की जो डिमांड थी 1895 में, 1934 में, 1934 में हमने इसकी डिमांड तो कर दी थी। अब एक्सेप्टेंस हो गया था क्या लगता है, एक्सेप्टेंस हो जाएगा
नहीं नहीं नहीं, एक्सेप्टेंस नहीं है, ठीक है। अभी मैंने बताया था, चैलेंज किया था कि तुम इस लायक हो ना। 1928 का नेहरू रिपोर्ट आया था, साइन नहीं किया था। 1932 में तो थर्ड वो आया था। 1931 में ये आया क्या, कराची सेशन हुआ कांग्रेस का, अभी भी नहीं हुआ, ठीक है। तो 1935 में ऐसा कुछ नहीं था, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का आइडिया ड्राफ्ट करने का ये नहीं था। तो अगला ऑप्शन क्या है, अगला ऑप्शन ही नहीं है, वाह। तो इसका आंसर है ए, द प्रिंसिपल ऑफ फेडरेशन एंड पार्लियामेंट्री सिस्टम ही हमारा बेस्ड इसी पे था। फेडरेशन होगा और पार्लियामेंट्री सिस्टम होगा, ये था। अभी ये आइडिया नहीं था, ये गलत है, ठीक है। तो ये हो गया। अगला चलते हैं 7 के बाद। द मोनोपोली ऑफ इंडियन ट्रेड ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनीज वॉज अबॉलिस्ड बाय द, देखो मोनोपोली हटाया गया। अभी जब हमारा ईस्ट इंडिया का मोनोपोली हटाया गया, वो किस एक्ट से हटाया होगा, सबको पता है। ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, ये क्वेश्चन बहुत ईजी है। अब तुम सोच रहोगे कि यार ऐसा नहीं है, 1858 में तो क्राउन आ गया। देखो 1858 में जो क्राउन आया, फिर तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने निपट ही गई ना। पर ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली को धीरे धीरे हटाना स्टार्ट हुआ था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में, तो कुछ भी नहीं, ठीक है। मतलब स्टार्टिंग हो गई थी। मैं तुम्हें 1773 का ही बताऊँगा रेगुलेटिंग एक्ट करके, मैं तो क्राउन रूल से याद है मुझे, चार्टर एक्ट के बारे में मुझे 1813, अरे वो नहीं लेना है, 1773 का तो रेगुलेटिंग एक्ट था। चार्टर एक्ट 1813 को चला, 1813 हर 20 साल का था। देखो ये 20 साल बाद आया, ठीक है। और फिर उसके बाद 53 में भी आया था चार्टर एक्ट, 1853 का भी है। फिर गवर्नमेंट ऑफ 1858 का है। अभी देखो चार्टर एक्ट में क्या है, सारे के सारे ट्रेड राइट्स, देखो इस वाले में आपके पास 2 ट्रेड छोड़ दिए गए थे, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का, ठीक है। बट 1813 का जो चार्टर एक्ट था, इसमें आपके सारे के सारे ट्रेड जो राइट थे, ट्रेड राइट जो थे वो अबॉलिश कर दिए गए, ठीक है, ठीक है। आई थिंक मैंने मिस कर दिया। तो 1873 में 2 ट्रेड छोड़ दिए थे, टी ट्रेड विद चाइना, मतलब ट्रेड विद चाइना और ट्रेड का टी शायद कुछ ऐसी था, याद नहीं आ रहा अभी। पर 1813 का एक्ट मुझे पता है, इसमें क्या था कि 20 साल के लिए और बढ़ा दिया जो डोमिनेंस था ईस्ट इंडिया कंपनी का, मोनोपोली एबॉलिश कर दी टी ट्रेड और ट्रेड विद चाइना को छोड़कर। यानी बोला गया कि बाकी कंपनी में आ सकती है, ठीक है। इस चीज़ को लेकर हुआ, और ट्रेड जो था वो पूरे के पूरे ब्रिटिश सिटीजन, क्योंकि देखो जब वो आए थे ना 1600 में, इतना हाफ क्यों ना, 1600 में जब आए थे, देन वो क्या लेकर आए, वो मोनोपोली लेके आए। उन्होंने कहा भाई हमारे अलावा कोई नहीं करेगा, ठीक है। तो नीचे कमेंट करके बताओ पहला भारत में आने वाला ब्रिटिशर कौन था, ठीक है। इंटरेक्शन होना चाहिए, ठीक है। मैं क्वेश्चन पूछते रहूँगा और मुझे आंसर देते रहोगे। इससे क्या होगा, जब मैं कमेंट चेक करूँगा ना और मैं रिप्लाई करूँगा तो तुम भी देखोगे उसको, तो तुम्हें भी आएगा। गूगल चेक करके बताओ, कैसे भी बताओ, बट बताओ। 1813 का चार्टर एक्ट हो गया, बहुत कुछ था 1800 चार्टर एक्ट में, बस इतना था, बस 1 लाख रुपये पर एनम दिया था एजुकेशन के लिए, ठीक है। फिर आया 1833 का एक्ट, इसमें ट्रेड राइट हटा ही दिया पूरा। इसका आंसर भी यही है ना, एक मिनट, 1813 द मोनोपोली ऑफ इंडियन ट्रेड ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज अबॉलिस्ड। मोनोपोली देखो, हाँ इसका आंसर है 1813, ठीक है। मोनोपोली हटा दी है, बोला है कि आप और लेकर आ सकते हैं, ठीक है। 20 साल के लिए बढ़ा दिया, और 1833 में तो पूरा ही निपटा दिया। एवरीथिंग इज़ नॉट अलाउड, नथिंग इज़ अलाउड, नो ट्रेड इज़ अलाउड। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो था वो क्या बन गया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन गया। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को बना दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ये कौन था, लॉर्ड विलियम बेंटिक था, विलियम बेंटिक, ठीक है। 33 का एक्ट भी हो गया। 33 के एक्ट में बहुत चीज़ें थी, लॉ कमीशन बनाया, पहले लॉ ऑफिसर बनाया, लॉर्ड मैकेले लॉ ऑफिसर था, ठीक है। ऐसे मुंह से बोल रहा हूँ मैं, ध्यान से सुनना। और हाँ 1843 में स्लेवरी का अबॉलिशन भी करवाया गया, विलियम बेंटिक के द्वारा ही किया गया। फिर आया 1858 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया। 1853 का भी एक्ट था, बट 1853 के एक्ट में ज़्यादा कुछ नहीं है,
इसमें रिटर्न एग्जामिनेशन जो थे, डलहौजी ने बोला कि रिटर्न एग्जामिनेशन होंगे, ठीक है। जो पहले लंदन में वो करते थे वो इंडिया में होने लग गए। कब? 1923 से, ठीक है। 1858 में देखो 1853 से 1922 तक बाहर लंदन में हुआ करते थे, ठीक है। जैसे कि हमें पता है कि हमारे पहले क्वालिफाई जिसने किया था सत्येंद्र नाथ बनर्जी थे, पहले ICS ऑफिसर सत्येंद्र नाथ टैगोर थे, ठीक है। और हाँ, काफ़ी है। अभी बात करेंगे हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। क्या सबसे पहला क्राउन रूल में 1858 का एक्ट आता है, ठीक है। चलो बात करते हैं इसके बारे में भी, थोड़ा सा कर ही लिया तो थोड़ा सा बात कर ही लेते हैं, छोड़ना क्यों है इसको। 1858 का जो एक्ट है ये मुझे 25 बार करवाएगा मुझे लग रहा है, और मुझे याद हो जाएगा, बेस्ट तरीका, ठीक है। ये तरीका बेस्ट है। 1858 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। इसमें क्या है, भाई मैंने अभी तो बताया था। ओ मैन, देखो ध्यान से सुना। हाँ, क्या कहता मैं, कंपनी रूल एबॉलिश कर दिया था, मिंटो आया था, क्वीन विक्टोरिया ने यहाँ पर क्राउन रूल। हाँ ये तो ठीक है, ये मैंने बताया। चलो आगे चलते हैं। मैं भूल गया, मैं ही भूल गया, वाह तुम तो क्या ही याद करोगे। क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में लगाना है, ठीक है। पहला आएगा रेगुलेटिंग एक्ट, सबसे पहला एक्ट है रेगुलेटिंग एक्ट, फिर आता है पिट्स इंडिया एक्ट, फिर आता है चार्टर इंडिया एक्ट, फिर आता है 1 2 3 4 1 2 4 1 2 4 दुनिया। ये कब का है? 1773 का, या 74 भी लगा लो चलो। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 का है, चार्टर एक्ट 1813 का है, फिर 1833 का है, फिर 1853 का है, ठीक है। फिर इंडियन काउंसिल एक्ट 1858 का है। नहीं, इंडियन काउंसिल एक्ट यहाँ का नहीं है, ये 1800 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आएगा 1858 का, ये 1861 का इंडियन काउंसिल एक्ट, फिर 1861 का आता है, फिर 1892 का आता है, ठीक है। तो ये रहेगा, ठीक है। तो ये ईजी था, बहुत ईजी था। CDS में निकल गया मैं, CDS कब का निकल गया मेरा, ठीक है। फॉलोइंग स्टेटमेंट है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म 1919। शायद अभी हमने थोड़ी देर पहले 1919 का रिफॉर्म पढ़ा था, बट डोंट वरी, मैं उसको फिर से बताऊंगा तुम्हें। अभी क्या है कि हमारा एक एक्ट है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, ठीक है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म ये कब का है? 1919 का है। अब प्लीज़ मुझसे कोई ये नहीं कहेगा कि मॉर्ले सेक्रेटरी था जेम्स मॉर्ले मिंटो। चेम्सफोर्ड है क्या? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड है, ओके ओके ओके, ये मॉर्ले मिंटो नहीं है, सॉरी 1919 का कहाँ से आ गया, अरे यार। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्ड, ये तो लास्ट का है ना आई गेस, लेट मी थिंक, ठीक है, मुझे थोड़ा सा सोचने दो। माउंटबेटन प्लान तो सबसे लास्ट में आया था, ठीक है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, मॉर्ले मिंटो को ही बोलूँगा क्या? नहीं, हाँ याद आ गया। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, ठीक है। मॉन्टेग्यू क्या था? सेक्रेटरी था, और ये जो था ये था वाइसरॉय। हमारा पहला वाइसरॉय कौन सा है? नीचे कमेंट करो, ठीक है। इसका काम था कि प्रोमिनेंस जो गवर्नमेंट है इसको बढ़ाना, यानी देखो डायरकी लगा दी 1919 से 1935 तक, डायरकी लगा दी, पहला पार्ट हो गया। ये तो मैंने बताया, अभी तो बताया था पहले, क्या है, डायरेक्ट इलेक्शन शुरू कर दिए, डायरेक्ट इलेक्शन शुरू कर दिए। 1909 में तुम्हें पता होगा कि कम्युनलिज्म इलेक्टोरेट दे देता, मुस्लिम को इलेक्टोरेट दे देता, 1909 में दिया था, ठीक है, मॉर्ले मिंटो ने, ठीक है। और 1892 में अगर तुम इलेक्शन की हिस्ट्री देखो तो यहाँ इलेक्शन इंट्रोड्यूस करा गया है ना, ठीक है। काफ़ी था, काफ़ी है। और साइमन कमीशन आया इसी में 1927, साइमन का देखो, क्योंकि इसके बाद जो अगला रिफॉर्म आया वो आया 1919 है ना, फिर आया 1935 का, तो उसके बीच में जो भी चीज़ें होंगी वो बतानी पड़ेगी। जैसे 1928 को नेहरू रिपोर्ट हो गया, ठीक है, पहला रिटर्न डिमांड है किसका? फंडामेंटल राइट्स का, सबको पता है। तो देखो अब इसके बारे में पढ़ते हैं। हाँ, अब क्वेश्चन देखो, टू गिव, पहली बात तो ये सही बोला उसने, तो ये क्वेश्चन है तो सही होना ही होना चाहिए। टू गिव पावर टू द लोकल गवर्नमेंट, क्या लोकल गवर्नमेंट को पावर देने की इन्होंने सोची थी, हाँ या ना? लोकल गवर्नमेंट को पावर देने का लेना देना अभी इनका कुछ भी नहीं था, ठीक है। पावर तो अभी नेहरू रिपोर्ट, फंडामेंटल राइट्स तभी तो मांग रहे हैं, कुछ तो राइट दो भैया हमको,
ठीक है, कुछ तो राइट दो। नेहरू रिपोर्ट में 1928 के नेहरू रिपोर्ट में फंडामेंटल राइट मांग रहे हैं, पावर देंगे हमें? नहीं देंगे। डायर की प्रोविंसेस में लगाई जाएगी, हाँ 1919 से कितना 1935 तक, एग्जैक्टली, दिस इज़ करेक्ट, दिस इज़ रॉन्ग। अगला, एक्सटेंशन ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट, हाँ प्रोविंशियल गवर्नमेंट का एक्सटेंशन करवाया गया, इसी का मेन कारण था। मैंने सबसे पहले ये बोला था कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट, मैंने पढ़ रखे हैं क्या ये? नहीं तो मेरे नोट्स में कहाँ से मिल रहा है मुझे? मेरे नोट्स में भी है ये, मैंने अभी देखा। तो आंसर क्या है? 2 और 3, डजंट मैटर। ठीक है, तुम्हें मैटर मिल रहा है, मटेरियल मिल रहा है ना, मज़ा आना चाहिए बस। और चलो ठीक है, आगे देखते हैं। हम कंसिडर करेंगे कुछ रेफरेंसेस हैं किसके, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935। मैंने तुम्हें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 के बारे में बहुत कुछ बता रखा है, बताया ना भाई? प्लीज़ यार ये मत कहना नहीं बताया, याद है कुछ? चल देखते हैं। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया फेडरेशन, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया फेडरेशन, बताओ क्या हो सकता है? थोड़ी देर के लिए पॉज रखते हैं, ठीक है। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी विद अ गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल टू एन इलेक्टेड लेजिस्लेटर, रोको। रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोविंसेस एंड द क्रिएशन ऑफ 2 न्यू प्रोविंसेस, 2 नए प्रोविंस का क्रिएशन कहाँ से? ओ हेलो, ये तो नहीं है, तो जिसमें 3 नहीं है वो हटा दो, खत्म। ठीक है, जाहिर सी बात है, क्रिएशन ऑफ 2 न्यू प्रोविंसेस इज नॉट अ करेक्ट आंसर। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन इज कि ये जिसने बोले 2 पार्ट, डोंट टेक इट वेरी इजीली, इसको सोचते हैं। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडियन फेडरेशन and provincial autonomy with a government responsible to an elected legislator in the provision of Government of India Act 1935। समझते हैं? ठीक है, I'll use Google। ओके, सबसे पहला क्या था? सबसे पहला इसका काम जो था, इसका एस्टैब्लिशमेंट किया इन्होंने ऑल इंडिया फेडरेशन का, ठीक है। और दूसरा इन्होंने किया प्रोविंशियल ऑटोनॉमी का इंट्रोडक्शन करवाया। देखो क्या ब्रिटिश इंडिया, देखो हुआ क्या, मतलब इसने क्या बनाया, मैं बताता हूँ। इन्होंने क्या बनाया कि ब्रिटिश इंडिया प्रोविंसेस और प्रोविंशियल स्टेट्स बनाया, ठीक है। तो एक फेडरेशन था, उन्होंने फेडरेशन में 2 चीज़ दे दी। उन्होंने कहा ये फेडरेशन है आपका, ठीक है, इस फेडरेशन में आप ब्रिटिश इंडिया प्रोविंस जोड़ लो या प्रिंसली स्टेट जोड़ लो। प्रिंसली स्टेट ने कभी जोड़ा ही नहीं, तो प्रपोजल ही रहा पेपर ऊपर, ठीक है। दूसरा प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी यानी हर प्रांत में अपनी खुद की पावर, ठीक है। 11 प्रोविंसेस में दे दी गई, डायर की हटा दी गई, समझे। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी यानी हर प्रांत को बोला गया कि आप खुद रूल कर लो, डायर की हटा दी, प्रोविनेंस दे दिया ना, अभी सिर्फ क्या दिया है, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दी है, ठीक है, पूरा अधिकार नहीं दिया। उनको गवर्नमेंट मिले, मिनिस्टर्स मिले जो इलेक्टेड लेजिस्लेटर में काम करेंगे, बट गवर्नमेंट जो है उनके पास अभी भी डिस्क्रिप्टरी पावर थी, गवर्नर, ठीक है, और डे टू डे में इंडियन मिनिस्टर्स को दे रहना था, ठीक है। हाँ ये से तो ये दोनों पॉइंट्स हैं, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, मैं तो इसको 3 स्टार भी दे सकता हूँ, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, ये उससे हो गया वरना नहीं होता है। 12th, with reference to the colonial period of India, the trade monopoly of the East India Company was ended by। ट्रेड मोनोपोली को किसने उड़ाया? मैंने अभी बताया था 1813 में ट्रेड तो अलाउ किया था ना, अभी ट्रेड तो अलाउ था ना। 1773 में ट्रेड की मोनोपोली हटा दी थी 1813 में। 1833 में तो भाई गजब ही हो गया था। 1813 में हटाया था, ऊपर पढ़ा है ना हमने कि 1813 में आपका मोनोपोली हटा दी है, और 1833 में तो सारे के सारे ट्रेड हटा दिए। मोनोपोली तो छोड़ो, ट्रेड राइट ही ख़त्म कर दिए, ठीक है, पर मोनोपोली यहाँ हटा दी थी। अब यहाँ पर कहते थे अदर ब्रिटिशर्स कैन ऑल्सो ज्वाइन। लेट मी जस्ट गिव मी
give me some sunshine. Where is that man? Okay, just give me a second. हाँ ठीक है, तो 1813 में ऑटोनॉमी जो था वो हटा दी, सॉरी ऑटोनॉमी जो कह रहा हूँ, मोनोपोली हटा दी, ठीक है। 33 में पूरा ऑटोनॉमी हटा दी, ठीक है। लॉ ऑफिसर्स बनाए गए, लॉ ऑफिसर्स लाया गया, मैकले पहला था, इंग्लिश पहले ऑफिशियल लैंग्वेज बन गई 1835 की। विलियम बेंटिक आ गया, किसके लिए, गवर्नर ऑफ बंगाल से गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया आ गया, ठीक है। मेंबर ऑफ काउंसिल्स में एक बंदा बढ़ गया, लॉ कमीशन बनाया, और कमर्शियल एक्टिविटी जो ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए फाइनली पुट इट इन एंड। तो देखो यहाँ पर सिर्फ ट्रेड मोनोपोली को एंड करने की बात कर रहा है, पूरा एंड नहीं कर रहा है, मोनोप्लाइज को हटा दे रहा है। तो दिस इज ये आ गया 1774, छोड़ दो, ये तो 73 की प्रॉब्लम को ठीक करने का मतलब, 73 तो बेसिक था। नेक्स्ट 13 फॉलोइंग स्टेटमेंट है रेफरेंस टू द प्रोविजन ऑफ मॉडले मिंटो रिफॉर्म एक्ट इन द कॉलोनियल इंडिया। मॉडले मिंटो रिफॉर्म, फाइनली ये मॉडले मिंटो आ ही गया, ठीक है। मैंने बताया था मॉडले मिंटो में एक था सेपरेट लेजिस्लेटर आपको दिया गया था, ठीक है। ये क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अभी देखते हैं, मॉडले मिंटो रिफॉर्म एक्ट रेज द नंबर ऑफ एडिशनल नंबर ऑफ द सेंट्रल लेजिस्लेटर। एग्जैक्टली, लेजिस्लेटिव असेंबली में पहले नंबर बढ़ा के टोटल 60 कर दिए थे। पहले कितनी हुआ करती थी, पहले 16 हुआ करती थी, 16 से कितने कर दिए 60, तो पहला सही है, लेजिस्लेटर में कर देते। अगर यहाँ पर सेंट्रल एग्जीक्यूटिव बोला जाता तो ये गलत हो जाता, लेजिस्लेटर में, ठीक है। अगला, इंट्रोड्यूस द प्रिंसिपल ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन इन लेजिस्लेचर। परफेक्ट, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को भी इन्होंने लागू किया था। लेजिस्लेटर टू डिस्कस द बजट एंड टू मूव रिजोल्यूशन। लेजिस्लेटर को लागू किया था कि वो बजट पे डिस्कस करेंगे और उसके बारे में रिजोल्यूशन भी आगे बढ़ाएंगे। तो यस, इट इज़ ऑल्सो करेक्ट, दे ऑल आर करेक्ट, इट मीन्स योर सी इज अ करेक्ट आंसर। क्या बात है, हाँ मैन मैं थक गया। लेट्स स्टार्ट। 2 इंडिपेंडेंट स्टेट है इंडिया के और पाकिस्तान, वो किसके थ्रू बने थे बताओ। ये रहे तुम्हारे पास, कम ऑन। क्रिप्स तो नहीं हो सकता, शिमला भी नहीं हो सकता, ठीक है, ये तो बच्चा वाला क्वेश्चन है। कैबिनेट में नहीं हो सकता, इंडिपेंडेंस एक्ट सही तो दोनों अलग होंगे। अब ये कोई बताने वाली बात नहीं है, मैं तुम्हें एक बताता हूँ उसमें, ठीक है। बाकी क्रिप्स मिशन क्या था, ये क्या था, वो क्या था, इसे छोड़ देते। मैं तुम्हें बताता हूँ कौन सा, ये इंडियन का इंडिपेंडेंस एक्ट काफ़ी अच्छा है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के बारे में तो नहीं, अभी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के बारे में आया नहीं है, ठीक है। और 1947 अगस्त ऑफर आया था, अगस्त ऑफर है क्या इसमें, नहीं है। कैबिनेट मिशन प्लान है यार, देखो ठीक है। चलो बताओ इसका आंसर क्या होगा। अच्छा आंसर तुमने बता ही दिया, अब मैं समझाता हूँ है क्या है, ठीक है, सारे समझा देता हूँ, डोंट वरी। मेरी कवर आओ, ठीक है। अब क्या है कि चलो समझते हैं, पूरा ही पेज मिल गया मेरे को यहाँ पर, तो हटाओ भाई। पहले बात करते हैं हम शिमला कॉन्फ्रेंस के बारे में। शिमला कॉन्फ्रेंस जो है ये ब्रिटिश टाइम पे काफ़ी ये इंडियन लीडर्स और पॉलिटिकल्स और ब्रिटिशर्स के बीच में वर्ल्ड वॉर सेकेंड की बात करें तो वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बारे में बात करते हैं। वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर इस समय डेडलॉक हुआ था, कुछ बात हम नहीं मान रहे थे, कुछ बात वो नहीं मांग रहे थे। तो इसको इस समय जो शिमला कॉन्फ्रेंस पे ये आया था लॉर्ड वेवल की वजह से। लॉर्ड वेवल इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और लॉर्ड वेवल यानी वेवल प्लान आया था। इसका काम क्या था, ठीक है, वो चाहते थे कि हम एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाएं। इंडियंस का हमारा था कि भाई एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाओ जिसमें आप काउंसिल बना तो रहे हो, चलो आप हाँ तो कर दोगे, पर इसमें इंडियंस होने चाहिए, ठीक है। और वो बोल रहे थे कि पावर शेयरिंग जो आप करवा रहे हो, पावर शेयरिंग में आप
इंडियन कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों को करो। शिमला कॉन्फ्रेंस 1945 के आसपास हुआ है, जून से जुलाई के बीच में। और मुझे बताओ, ठीक है, मुझे बताओ कि तुम्हारा वो मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, 1885 में कांग्रेस। सुनना, ठीक है, मेरी वॉइस, क्या पता यहाँ पे समझ में ना आए। कांग्रेस, ठीक है, और 1885 में कांग्रेस आ गया। अगला क्या है? 1906 में मुस्लिम लीग आ गया। कौन सी चिड़िया भाई? क्या, एक सेकेंड ना। कोयल है, कौवा है? भाई देख लो क्या हो गया वहां पर। क्या हो गया है? बताओ, रिकॉर्डिंग ऑन करके चल रहा हूँ मैं। अच्छा ठीक है, चलो, प्लीज़ डोंट माइंड। मैं नहीं जा सकता, वो किसी और के घर में हो रहा है, ठीक है। हाँ, अभी क्या है कि ये तो हो गया, ठीक है। तो इसमें कौन कौन पास हुआ था? देखो, मैं तुम्हें ये बताता हूँ। अब्दुल कलाम आज़ाद गए थे इधर से, और उधर से मोहम्मद अली जिन्ना गए थे। ये फेल हो गई थी, ठीक है, क्योंकि कांग्रेस ने सारे के सारे इंडियंस इंक्लूडिंग मुस्लिम्स कांग्रेस ने क्लेम किया, और तो मुस्लिम लीग ने इंसिस्ट किया कि वो सिर्फ मुस्लिम को कर, मतलब काफ़ी प्रॉब्लम थे। कांग्रेस ने रिफ्यूज़ कर दिया, डेडलॉक हो गया था इन दोनों के बीच में, तो ये फेल हो गया था। क्या हो गया? फेल हो गया। तो शिमला कॉन्फ्रेंस के बारे में इतना सा है, ठीक है। अगला क्या है? अगली कौन सी कॉन्फ्रेंस है भाई? क्रिप्स मिशन के बारे में। चलो क्रिप्स मिशन के बारे में जानते हैं। क्या कुछ पता है क्रिप्स मिशन के बारे में? कुछ भी? देखो, पहले आया ऑगस्ट ऑफर, ठीक है, पहले आया ऑगस्ट ऑफर। देखो कहाँ है, ये रहा, ठीक है, पहले आया ऑगस्ट ऑफर। कब आया ऑगस्ट ऑफर? 1940 में, ठीक है। ये जवाहरलाल नेहरू ने इसे जंग लगी हुई कील बोला, और इस ऑफर, ये 8 अगस्त की बात है, और इसको रिजेक्ट कर दिया गया। हट ऐसे बोल कर रिजेक्ट कर दिया गया, ठीक है, ये रिजेक्ट है। और इसके बाद गांधी जी के प्रस्ताव पे इंडिविजुअल सत्याग्रह हुआ, इंडिविजुअल सत्याग्रह हुआ, ठीक है, जिसमें पहले जो किया वो विनोबा भावे थी और पंडित जवाहरलाल नेहरू, 2 जने थे इसमें, ठीक है। और गांधी जी, फिर आया क्रिप्स मिशन। उन्होंने कहा यार अगस्त ऑफर नहीं मान रहे हो तो लो क्रिप्स मिशन ले लो। कब? 1942 का, ध्यान रखना, ऑफर 1940, उसके बाद क्रिप्स मिशन 1942 में। इसको गांधी जी ने बोला पोस्ट डेटेड चेक है, और जवाहरलाल ने बोला पोस्ट डेटेड चेक है डूबते हुए बैंक का, सिंकिंग बैंक का।
ठीक है। 8 ये देखो ना ये, तो इसी के बाद क्रिप्स मिशन के बाद 8 अगस्त 1942 में सबसे बड़ा कांड हुआ। कौन सा कांड हुआ बताओ? क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हो गया। निकालो पैस की पूंछ बाहर, निकलो भाई, ठीक है। इसे अगस्त क्रांति बोलते हैं, ठीक है। अभी ये हुआ। अभी यहीं पर तुम्हें बताओ बहुत बड़ा कांड एक और हुआ था, हिरोशिमा नागासाकी कह रहा हूँ मैं, नागासाकी में बॉम्ब हुआ। फिर यूएन बनी, यूएनओ फॉर्म हुई 1945 में, ये हुआ। उसके बाद आया, ठीक है, तो शिमला कॉन्फ्रेंस 1945, क्रिप्स प्रपोजल 1940, नहीं क्रिप्स प्रपोजल 1940 नहीं है, क्रिप्स मिशन 1942 है। कैबिनेट मिशन प्लान, उसके बाद कैबिनेट मिशन प्लान आया 1946 में। अब जाहिर सी बात है हम पहुंचने वाले हैं 1946 में। इसमें क्रिप्स, अलेक्जेंडर और पैंथिक लॉरेंस 3 जने थे, ठीक है। इलेक्शन हुआ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के लिए, ठीक है। इलेक्शन हुआ 296 सीटों में हुआ, ठीक है। और इंडियन नेशनल कांग्रेस को 208 सीटें मिल गई। खुश हो गए सब, भाई मज़ा आ गया। अब मैं वो नहीं बता सकता कि तुम्हें कौन सा प्रेसिडेंट है। अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो डेफिनेटली मैं उस क्वेश्चन पे बात करूँगा, बट ऐसा क्वेश्चन नहीं आया तो मैं ये नहीं बता सकता कि तुम्हें पीएम फॉरेन मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू को बनाया, एजुकेशन मिनिस्टर राजगोपालाचारी को बनाया, डिफेंस मिनिस्टर बलदेव सिंह को बनाया, फाइनेंस मिनिस्टर लियाकत अली खान को बनाया जो बाद में पाकिस्तान का पीएम बना। इंडस्ट्री में देखो जॉन मथाई को बनाया था इंडस्ट्री मिनिस्टर, जो कि फर्स्ट रेलवे मिनिस्टर बना बाद में। पहली मीटिंग हुई 1946 में, दूसरी मीटिंग हुई 1946 में, 9 दिसंबर 11 दिसंबर 30 से 13 दिसंबर, 3 लगातार हुई, टोटल 11 सेशन हुए, ठीक है। ये चीज़ें नहीं। फिर आया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 एंड या यू नो व्हाट हैपेंड, ठीक है। क्वेश्चन में ही आंसर है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस, ठीक है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 वाज पास बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट टू इंट्रोड्यूस डायरकी इन द प्रोविंशियल, ठीक है। 1919 में प्रोविंशियल में माना, हाँ मेरा ही करेक्ट है, ठीक है, ये सबको पता है करेक्ट है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड 1919 का मॉन्टेग्यू वाला ही है, 1919 वाला ही है मॉन्टेग्यू। मॉडले मिंटो अलग है, ठीक है। और मॉन्टेग्यू जो चेम्सफोर्ड रिपोर्ट है, एक सेकेंड ना, क्या कहते हैं, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो 1919 का है, ठीक है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड ही ना, हाँ इसने वो किया था, हाँ तो बहुत सही है, दोनों करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। ये याद है ना, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड 1919, चमचा 1919, चमचा 1919, ठीक है, सेम है। कुछ फैक्ट्स हैं जैसे कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का ब्रिटिश पार्लियामेंट में था। अब ये 1773 का जो एक्ट है, चलो मैं इसी में बताता हूँ तीनों के तीनों, ठीक है, ध्यान से देखना। इसमें क्या है कि इस्टेब्लिशमेंट पार्लियामेंट्री कंट्रोल ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी टू, तो पार्लियामेंट्री कंट्रोल अब किसका आ गया था? क्राउन का, ठीक है। ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी में पार्लियामेंट ने कहा हम पार्लियामेंट्री कंट्रोल करेंगे। तो पहला कंट्रोल 1773 के चार्टर रेगुलेटिंग एक्ट से शुरू हो गया था। गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया। नीचे कमेंट करके बताओ कौन था पहला गवर्नर, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ठीक है। तो वॉरेन हेस्टिंग्स था, आपको पता होगा। कौन था गवर्नर ऑफ बंगाल, लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल? हाँ ये पूछ सकते हैं, लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल, ठीक है, कौन था बताओ? कमेंट करके बताना, ठीक है। तो ये एक्चुअली देखो 1 2 3, एंड ऑफ ड्यूअल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, ड्यूअल सिस्टम का खात्मा हो गया था। यस, पार्लियामेंट्री कंट्रोल वहां से आ गया था, ड्यूअल सिस्टम नहीं था, ठीक है। ये तीनों के तीनों करेक्ट है, ये रहा, ठीक है। नेक्स्ट ना, मुझे कोई तुम में से कोई ऐसा है जो ये वीडियो देख रहा है, क्या मुझे कोई बता सकता है कि एंड ऑफ ड्यूअल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया 1773 में कैसे बताता है? हाउ डज इट शोज? लेट्स सी कि तुम्हारे पास बेसिक नॉलेज है या नहीं। क्या खान, अब तो इज्जत पे बात आ गई। द फर्स्ट डेफिनेट स्टेप टू प्रोवाइड पार्लियामेंट्री कंट्रोल ओवर ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज टेकन बाय, डेफिनेट स्टेप था प्रोवाइड करना है पार्लियामेंट्री कंट्रोल। अभी पढ़ा है हमने पार्लियामेंट्री कंट्रोल ईस्ट इंडिया कंपनी पे, कौन सा एक्ट है? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का, ठीक है। इनमें से ये 3 एक्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है, साफ दिख रहा है, साफ क्लियर है, ठीक है। 1717, 1813 का भी तुम्हें पता हुआ है। चलो हल्का सा रिवाइज कर लेते हैं, 1813 में क्या हुआ था, माइंड में सोचो 1813 में क्या हुआ है। जाहिर सी बात है, टी सब हटा दिए गए, मोनोपोली हटा दी गई ईस्ट इंडिया कंपनी की, ये इंपॉर्टेंट है। और 1 लाख पर वो क्वेश्चन मिशनरी भी आई है, 1 लाख पर एनम इंडियन एजुकेशन के लिए आया है, ठीक है। 1813 हो गया, ठीक है। अब ये 1773 का पता ही है, 1784 73 वाले से था, 93 थोड़ा सा नया था। तो 93 इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है रेगुलेटिंग एक्ट और 1813 का। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड क्या है? ये रहा, मैंने अभी बताया था, तुम अब भी बताया भाई। चमचे 1919 सेम चलेंगे ना।
ठीक है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर बोथ लेंदी डॉक्यूमेंट्स। ये दोनों लेंदी डॉक्यूमेंट्स हैं। हाँ, क्योंकि 70% इसी से तो लिया गया, तो भाई मैं तो मानता हूँ कि ये सही है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाज टेकन एज अ मॉडल एंड सब्स्टिट्यूशन। हाँ ठीक तो है, करेक्ट आंसर। भाई ये कोई क्वेश्चन था क्या? सॉरी मैंने अगर फास्ट पढ़ दिया तो, बट यू शुड नो, ठीक है। थ्रू विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द कमर्शियल एक्टिविटीज ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी फाइनली पुट टू एन एंड। ईस्ट इंडिया कंपनी की जो एक्टिविटीज़ है उनको फाइनली पुट करने वाला कौन सा एक्ट था? 1833। 1813 मत लगा देना प्लीज़, आई रिक्वेस्ट। 1813 में सिर्फ मोनोपोली हटाई है। फाइनली पुट टू द एंड का मतलब ही क्या है? 1833 का, ठीक है। चलो मैं एक छोटी चीज़ तुम्हें और बताता हूँ। 1800 सबने बताया होगा, 58 का तो सबको पता है क्या? 1853 मैंने बताया था। 1853 के ICS ऑफिसर सत्येंद्र नाथ बनर्जी थे पहले, जो पर बने नहीं, सत्येंद्र नाथ टैगोर जो थे वो फाइनल होते, ठीक है। टैगोर ये फर्स्ट होते। ओके, तो ये आ गया। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग vested the Secretary of State India with supreme control over the government of India? Okay, nice question. Secretary of State for India, Secretary of State with India with supreme control over the government of India, क्या लगता है? देखो ये तो नहीं है, ठीक है। मॉडल मिंटो रिफॉर्म्स 1909 नहीं, ये तो उसके लिए आएगा, कम्युनलिज्म के लिए, मतलब इलेक्टोरेट, सेपरेट इलेक्टोरेट हटा दो। इंडियन काउंसिल एक्ट या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, लेट मी चेक द गूगल। थोड़ा सा कंफ्यूजन होती है, बट आई एम कंफ्यूज विद दीज टू। विच ऑफ द फॉलोइंग वेस्टेड द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया विद सुप्रीम कंट्रोल ओवर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? योर ऑप्शंस आर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, सेकंड Indian Council Act 1861. Let's see what. Okay, the answer is exactly, the answer is this one, Government of India Act 1858. इसमें तो मैं तुक्का मारने वाला था। Now why? क्यों? Let me think. अभी क्या है कि 1858 का जो आर्टिकल है, शिट 1858 क्या है? क्राउन रूल है। क्राउन रूल में क्या है? क्राउन रूल में ये हमारा जो इंडिया में जो भी चल रहा है, जो भी रूल चल रहा है, उसको कौन कंट्रोल करेगा? क्राउन कंट्रोल करेगा। तो क्राउन किसको इंट्रोड्यूस करता है? सेक्रेटरी स्टेट ऑफिस बनाया था उसने 1858 के, उसमें एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बनाया था। 15 मेंबर की काउंसिल थी, जहाँ पर 1861 में चाहता उन्होंने एक्सपेंड किया था। देखो 1858 में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बना है, ठीक है, और 1861 में इसको एक्सपेंड करके 16 से कितना 60 बोला था ना मैंने, 15 से या 15-16 से कितना 60, ठीक है। डायर की कौन लेकर आएगा बताओ? डायर की पहले 1919 वाले में किया था, बताओ कौन है? मॉडले मिंटो है, मॉन्ट्सफोर्ड है? ये तो मैंने कभी नहीं, अच्छा मॉन्ट चेम्सफोर्ड है, ये चमचा है 1919 वाला, यही तो है। देख लो शॉर्टकट, देखो 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 कैसे छुपा हुआ है। मॉन्टफोर्ड यही है भाई, चमचा 1919 का, सेम चल रहा है ना, चेम्सफोर्ड, फोर्ड में चमचा छुपा हुआ है, ठीक है। चलो साइमन कमीशन भी पता है, या 1900 कब आया था? 27 में स्टार्ट हुआ था, पर लागू हुआ था 1928 में, गलती मत कर देना, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 सबको पता है, मॉडल मिंटो रिफॉर्म तो पता ही है। नेक्स्ट बात करते हैं। हाँ मैन, 23वां मेन फीचर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, 1919 के जो फीचर है, मेन फीचर, इसका मेन फीचर क्या है बताओ? मैंने बताया ना 1919 का एक्ट, चलो बताओ 1919 का एक्ट क्या है? सबसे पहले तो बात है उसमें आपका डायर की इंट्रोड्यूस कर दी गई है। इंट्रोडक्शन ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम, क्या लगता है 1919 में है 1909 में है? 1909 में यार, ये तो गलत हो गया ना भाई, पहले गलत हो गया, जहाँ पे पहला नहीं है वो हटा दो, ये हटा दो। डिवॉल्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव अथॉरिटी बाय द स्टेट, ओके छोड़ देते हैं, 2 की ज़रूरत है हमें। एक्सपेंशन एंड रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सेंट्रल एंड प्रोविजनल असेंबली, ये दोनों के दोनों ही हैं, इसका आंसर है ये था, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है। अब डिवॉल्यूशन ऑफ, ठीक है छोड़ो, विल नॉट गो इन द डीप।
इस वाले में नहीं चलते। इन द फेडरेशन अंडर द एक्ट ऑफ 1935 रेजिडरी पावर्स वर गिवन टू, रेजिडरी पावर किसको दी गई? गवर्नर जनरल के हाथ में थी। अच्छा, इस क्वेश्चन को समझते हैं। इन द फेडरेशन अंडर द एक्ट ऑफ 1935 रेजिडरी पावर वर गिवन टू गवर्नर जनरल। अब एक्सप्लेनेशन चाहिए तुम्हें, राइट? तो लेट्स सी। हाँ, नाउ पहले समझेंगे कि रेजिडरी पावर होता क्या है। ठीक है, ये क्या है? रेजिडरी पावर वो पावर है जो कि यूनियन लिस्ट में नहीं है, प्रोविंस जो कि लिस्ट में नहीं है, प्रोविंशियल और कॉन्करेंट 3 लिस्ट है ना हमारी, और ये तीनों लिस्ट किस आर्टिकल के अंदर हमें लिस्ट की प्रावधान कर दी गई थी? क्या हमें लिस्ट दे दी गई थी पहले ही? मैंने बताया था। लिस्ट 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 याद दिया रहा मुझे, क्या बताया था मैंने फिर? 1935 का एक्ट तो था जिसमें अब लिस्ट के बारे में आ गया था। ठीक है ठीक है ठीक है, 3 लिस्ट आ गई ना, फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है, ये जो रेजुलेटरी पावर जो थी वो तीनों में नहीं आती थी। ठीक है, तो वो पावर किसको दे दी गई? या तो ये स्टेट में जाएंगी जैसे कि यूएस है, या फिर इंडिया में जाएंगी जो कि सेंटर है। तो रेजुलेटरी पावर 1935 में किसको दी गई थी? ठीक है, ठीक है, नाउ गवर्नर जनरल ही आ गया। ठीक है, हाँ, तो ये पावर गवर्नर जनरल को दी जाएंगी ना मैन। अच्छा, नीचे कमेंट करके बताओ क्या मैं इसको और डिटेल में बताऊं, क्योंकि मुझे लगता है कि इतना काफ़ी है, बाकी चीज़ें मुझे पता है, बट अगर तुम्हें चाहिए कि मैं इसको और डिटेल में समझाऊं तो कमेंट करिएगा, तो मैं इसको और डिटेल में समझाऊंगा आगे से। इंडियन लेजिस्लेचर को बाई कैमरल बनाया पहले टाइम पे कब? इस क्वेश्चन का आंसर अगर तुम्हें नहीं आ रहा तो यू गो एंड बाई कैमरल मतलब बाई कैमरलिज्म बताया था मैंने, बताया डायरकी और बाई कैमरलिज्म 1919 एक्ट में आया था। आगे देखो, चमचा ये रहा, बी का 3 लो। 1909 का जो एक्ट आया वो मॉडर्न रिफॉर्म्स 1909 वाला, हाँ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो था 1927। अच्छा, इस एक्ट में रिकमेंडेशन हुआ था। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 माउंटबेटन प्लान था, तो सबको पता है, तो अकॉर्डिंग टू दिस यही होना चाहिए। बट साइमन कमीशन 1947 के आसपास आया था, तो 1935 से लेना देना नहीं होना चाहिए था उसका, बट स्टिल अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस यही दिख रहा है। ओके, वी हैव फ्यू क्वेश्चंस लेफ्ट एंड आफ्टर दैट विल बी कंप्लीटिंग दिस टॉपिक। मैन, इसमें से सही क्या है? नेहरू रिपोर्ट 1928 में ही आई थी। हाँ भैया आई थी। 1940 में क्या था? अगस्त ऑफर। क्या बात है। 1942 में क्या था? क्रिप्स मिशन। क्या बात है। 1946 में क्या आया था? बताओ बताओ। कैबिनेट मिशन प्लान। क्या बात है। ठीक है। एडवोकेट इंक्लूजन ऑफ इज, हाँ भाई, नेहरू रिपोर्ट में तो उसने बोला था, नेहरू रिपोर्ट में बोला था कि पहली रिटर्न डिमांड दी थी फंडामेंटल राइट की। पहला ऑप्शन सही है। कौन सा सही पूछा था? हाँ, तो पहला ही सही है ना भाई। गलती बता दूँ क्या? 1935 फंडामेंटल एक्ट नहीं। अगस्त ऑफर 1940 जो था उसने इंक्लूड किया था। अगस्त ऑफर नहीं।
क्रिप्स मिशन में किया था? नहीं, सबको पता है नेहरू रिपोर्ट में किया था। नेहरू रिपोर्ट में, उसने रिपोर्ट में दी थी भाई, रिपोर्ट कार्ड मांगा था उसे। जवाहरलाल एज अ चार्टर ऑफ स्लेवरी। ओह, स्लेवरी का चार्टर कौन सा एक्ट था? देखो जवाहरलाल नेहरू इस टाइम पे तो नहीं थे, इस टाइम पे भी नहीं थे, यही तो बच सकते हैं, ठीक है। और 1919 वाला मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड था, इलेक्शन मिल गया था हमको डायरेक्ट, डायर की तो लग गई थी, बट चार्ट ये भी हो सकता है। और 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, याद रखना, यह है चार्टर ऑफ स्लेवरी। चेक करते हैं, विच एक्ट इज नोन एज चार्टर ऑफ स्लेवरी बाय जवाहरलाल नेहरू। आई एम लिटिल कंफ्यूज। 1935 ही है, इसमें रियल ऑटोनॉमी नहीं थी, सेल्फ गवर्नमेंट नहीं था, रेजिडेंटरी पावर किसको दे रहे हो? उसी को दे रहे हो, गवर्नर जनरल को। ऑल इंडिया फेडरेशन देख लो। पार्लियामेंट अडॉप्ट किया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, किस साल में किया था बताओ? ठीक है, अब तुम 1947 करोगे तो गलत बात है, ये तो फिर ये पढ़े लिखे ख़राब हो गया, जल्दीबाजी में तुमने 1947 बहुत ही बच्चों ने लगाया, सोचा भी हो सकता है। 1948 नहीं होगा, 1952 नहीं होगा, 1950 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया हुआ 1950 में अडॉप्ट हुआ था यार। डेट बता दो चलो, क्या ही बताओगे तुम, छोड़ो। डायर की सेंटर में कौन लेकर आया था? 1935। 1919 वाला जो तो लेके गया था, पर 1935 वाला जो था वो सिर्फ सेंटर में लेके आया था। कौन नहीं था? देखो 3 मैंने बोला था ना, ये क्वेश्चन आया हुआ है, बताओ। जॉन साइमन, साइमन कमीशन का था ना ये, जाहिर सी बात है। लॉरेंस, अलेक्जेंडर, क्रिप्स, तीनों थे। बिगेस्ट सोर्स कौन सा था? 1935 का गवर्नमेंट एक्ट हमारा सबसे बड़ा सोर्स था, ठीक है। अब क्वेश्चन बहुत इजी आ रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन कब फोर्स हुआ था? इस क्वेश्चन को मुझे बताना है क्या? नहीं, क्या मुझे बताना है इस क्वेश्चन का आंसर? नहीं बता रहा हूँ इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वॉज सेटअप बाय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसको रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वॉज सेटअप बाय, ठीक है। तो याद रखना, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वॉज सेटअप बाय, यार कौन से टाइम पे किया गया था? नहीं, सुप्रीम कोर्ट जो 1950 में ही आया था। ओके, सुप्रीम कोर्ट उस समय नहीं था, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट 1773 में, यार मुझे याद डेट नहीं आती, याद आ रही। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वॉज सेटअप बाय द रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ऑन द ईयर 1774, यस, हाँ 1774 में। तभी मैं कहूँ 1773 1774 में क्यों ले रहा हूँ, चलो। ये ब्रिटिश इंडिया में था, इंडिया में नहीं था, ठीक, याद रखना, इंडिया में नहीं था, ब्रिटिश इंडिया में था, ठीक है। और हमारा जो इंडिया का है वो कब? 1950 28 जनवरी को किया था। आर्टिकल नंबर 124 है सुप्रीम कोर्ट के लिए, ठीक है, ध्यान रखना। द कंट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन द सेंट्रल स्टेट एंड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन द प्रोवाइडेड विद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर जो है वो, देखो मॉडल नहीं है, चैम्सफोर्ड नहीं है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंदर ही ये बात हुई थी। द फॉलोइंग इज फीचर्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1999, इंट्रोडक्शन हुआ था डायर की, सिंपल सी बात है, ठीक है। और सेपरेट कम्युनिकेशन नहीं, सेपरेट कम्युनिकेशन ये 1909 को हुआ था, देखो याद हो गया तुम्हें। लेजिस्लेटिव असेंबली 2 है ना, डिवॉल्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव, ओके। नाउ मीनिंग ऑफ डिवॉल्यूशन, ठीक है, मीनिंग ऑफ डिवॉल्यूशन, समझते हैं। ट्रांसफर, क्या हमने जो अथॉरिटी थी, लेजिस्लेटिव अथॉरिटी सेंटर की, उसे प्रोविंस में दे दी थी? हाँ, हमने दे दी थी, ठीक है। लेट मी आस्क द गूगल दिस क्वेश्चन बिकॉज आई एम लिटिल कंफ्यूज इन दिस वन। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, वेट बहुत फास्ट हो गया मैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, devolution of legislative authority by the center to the provinces, explain।
इसे डिवॉल्यूशन लिखता हूँ। ओके लेट्स सी। पर ये तो अंडर द एक्ट in the Government of India Act 1919 अबे sorry, is there the devolution of legislative authority by the state to the provinces? Yes, to some extent, but there was a little controlled. प्रोविंशियल सब्जेक्ट को 200 में बांट दिया। अरे यार ये मुझे याद क्यों नहीं आया। प्रोविंशियल जो प्रोविंशियल था उसको 200 में बांट दिया। एक बांट गया ट्रांसफर्ड, ठीक है, जो इंडियन मिनिस्टर्स देखेंगे, और एक बांट देगा रिजर्व्ड। हाँ याद आ गया। ट्रांसफर और रिजर्व्ड। ट्रांसफर जो होंगे ये इंडियंस देखेंगे, जाओ तुम देख लो, तभी तो उन्होंने ऑटोनॉमी दी है ना उनको। पर रिजर्व वाले को अभी भी ब्रिटिश देखेंगे, और सारे इंपॉर्टेंट रिजर्व में डाले हुए थे। तो पार्शियल डिवॉल्यूशन डाला हुआ था, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा था, मजा आ गया मुझे उस क्वेश्चन में। 37 पुरानी यादें ताजा हो गई। द इंडियन इंडिपेंडेंस बिल रिसीव द रॉयल, ठीक है, रॉयल असेस्ट, रॉयल एसेंट। रॉयल एसेंट कब मिला था हमको, ठीक है। कुछ लोग को ये नहीं पता कि हमें रॉयल एसेंट कब मिला था, ठीक है। नहीं पता तो आप क्या कर सकते हैं, ये मत बोल देना 15 अगस्त 1947 को हमको, 15 अगस्त 1947 को हमको हमें रॉयल एसेट मिल गया था। नहीं, हमें रॉयल एसेट इस दिन नहीं मिला था, हमें मिला था 18 जुलाई 1947 को हमें रॉयल एसेट मिल गया, इंडिपेंडेंस बिल, ठीक है। सो यस, मैंने बहुत मेहनत की है इसमें लिटरली, एंड आई एम एक्सपेक्टिंग एटलीस्ट 10 व्यूज़, वो भी प्रॉपर, क्योंकि ये बिना प्रॉपर करने वाले तो है ही नहीं। इसमें सब कुछ सीखने को मिल रहा है, और मुझे तो भाई साहब बहुत सीखने को मिल गया। हाँ मेरी कमर दर्द कर गई। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, एंड मेक श्योर यू सब्सक्राइब, एंड ऑल्सो लेट मी नो हाउ इज़ द जोश, और कैसा लगा